everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In my previous lecture, we have successfully completed 3 important chapters. First one is the water, second one is the amino acids, and third one is the carbohydrate. And in this lecture, we will start a fresh chapter, that is lipids. And in this chapter we will discuss 3 important topics. First one is the storage lipid, second one is the structural lipid, and third one is the specialized lipid, that is lipids as signals, cofactors and pigments. And in this lecture we will discuss in detail about the storage lipids. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is lipids. And in this lecture we will discuss about the storage lipid in detail. But before discussing the storage lipid, let's discuss some important points regarding biological lipids. So biological lipids की अगर बात करें तो biological lipids की अगर स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन की बात करें तो वो डाइवर्स होता है. वो लिपिड टू लिपिड वेरी करता है, चाहे स्ट्रक्चर हो या फिर फंक्शन हो, लिपिड टू लिपिड वेरी करता है. लेकिन लिपिड चाहे कोई भी हो, उनका कॉमन एंड डिफाइनिंग फीचर होता है, एंड दैट इज इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर. जो बायोलॉजिकल लिपिड्स होते हैं उनकी कॉमन एंड डिफाइनिंग फीचर क्या है? कॉमन एंड डिफाइनिंग फीचर इज इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर. बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड्स आर डाइवर्स एज देयर केमिस्ट्री. फैट्स एंड ऑयल्स की अगर बात करें तो दे आर प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन मेनी ऑर्गेनिजम्स. फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स की अगर बात करें तो दे आर मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. वहीं पे अदर लिपिड्स की अगर बात करें जो कि बहुत ही रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स, दे प्ले क्रूशियल रोल्स एज एंजाइम कोफैक्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, हाइड्रोफोबिक एंकर्स फॉर प्रोटीन्स, chaperones to help membrane protein folding, emulsifying agents in digestive tract, hormones and intracellular messenger की तरह भी काम करता है. So in summary अगर बोले तो लिपिड्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज द स्टोरेज लिपिड, सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल लिपिड्स जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एंड थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड लिपिड जो कि सिग्नल, कोफैक्टर या फिर पिगमेंट की तरह काम करता है. एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज लिपिड्स in detail. So let's come to the storage lipid. Storage lipid की अगर बात करें तो principal form of stored form of lipids are the fats and oils. Fats and oils was used almost universally as a stored form of energy in living organisms. अगर fats and oils की बात करें तो ये क्या है? They are derivatives of fatty acids. Fats and oils क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स फैटी एसिड के डेरिवेटिव हैं. फैटी एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स at about the same low oxidation state that is highly reduced as the hydrocarbons in fossil fuel. सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की अगर बात करें तो फैटी एसिड के सेलुलर ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. लाइक कंट्रोल्ड रैपिड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन इज हाईली एक्सर्गोनिक. सो फैटी एसिड का जो सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है दैट इज हाईली एक्सर्गोनिक. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मोस्ट कॉमनली फैटी एसिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर की बात करें तो फैटी एसिड्स एज आई राइटली सेड दे आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स. और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ? फैटी एसिड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होते हैं. और वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कितना होता है? फ्रॉम कार्बन नंबर 4 टू कार्बन नंबर 36 इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो अगर फैटी एसिड्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से
क्या अटैच होता है, हाइड्रोकार्बन चेन, दैट इज एल्काइल चेन प्रेजेंट होते हैं। और ये इस एल्काइल चेन को अगर इंक्लूड करें विद द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये C14 to C36 प्रेजेंट होगा। कितना प्रेजेंट होगा, C4 to C36 प्रेजेंट होगा। फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सेकंड वन इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सवाल ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक चीज कॉमन है, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों में सेम होगा। अब आते हैं लॉन्ग अल्काइल चेन पे। ये जो अल्काइल चेन है इसी में डिफरेंस होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये जो अल्काइल चेन है ये फुल्ली सैचुरेटेड होता है, मींस डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे, इनका जो कार्बन होगा वो फुल्ली सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द स्टीरिक एसिड एंड सेकंड वन इज द पामिटिक एसिड। स्टीरिक एसिड की अगर बात करें तो इसमें टोटल 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, एंड पामिटिक एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, टोटल 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे पामिटिक एसिड की अगर बात करें तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। पामिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वहीं पे अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो ये अल्काइल चेन है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें एक या दो या तीन या चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मींस एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हुआ, एक या एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है दैट इज ओलिक एसिड। ओलिक एसिड 18 कार्बन का फैटी एसिड्स है और इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो ये अल्काइल चेन है वो फुल्ली सैचुरेटेड होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये जो अल्काइल चेन है इस अल्काइल चेन में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कुछ फैटी एसिड्स वैसे होते हैं जिसमें 3 कार्बन रिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप ब्रांचेज भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। नेक्स्ट वन इज द नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड की अगर बात करें तो फैटी एसिड्स का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पे दो चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम किसी फैटी एसिड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पे दो चीजों का इंपॉर्टेंस देते हैं, पहला चेन लेंथ और दूसरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो फैटी एसिड्स के नोमेनक्लेचर में हम क्या क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, दो चीजों का इंपॉर्टेंस देते हैं। फर्स्ट वन इज द चेन लेंथ एंड सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, दो चीजों का इंपॉर्टेंस देते हैं। अब ये जो चेन लेंथ है और डबल बॉन्ड का नंबर है ये दोनों सेपरेटेड होते हैं बाई कोलोन। सो किसी भी फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर करें उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाई कोलोन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज द पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड क्या है, पामिटिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, मींस इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 16 कार्बन। सो चेन लेंथ क्या हो गया, चेन लेंथ इज 16 कोलोन एंड देन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है पामिटिक एसिड में, 0। वहीं पे दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें दैट इज ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होते हैं, एक होते हैं। कितने होते हैं,
एक होते हैं। चेन लेंथ कितना है 18 कार्बन का ये फैटी एसिड्स है। सो ओलिक एसिड का अगर नोमेनक्लेचर करें तो 18 जो कि चेन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलोन एंड देन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज 1। सो डबल बॉन्ड एंड चेन लेंथ ये दोनों सेपरेटेड होंगे किस चीज से, कोलोन से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या डबल बॉन्ड को पोजीशन से भी मेंशन किया जाता है। सो यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स का एग्जांपल दिया है। फर्स्ट वन इज द स्टीरिक एसिड, सेकंड वन इज द पामिटिक एसिड एंड थर्ड वन इज द ओलिक एसिड। स्टीरिक एसिड 18 कार्बन का है फैटी एसिड, सो 18 ये सैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, मींस 18:0। वहीं पे पामिटिक एसिड 16 कार्बन का फैटी एसिड्स है, इसमें भी 0 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। वहीं पे अगर ओलिक एसिड की बात करें तो ओलिक एसिड में 18 कार्बन का है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड एक है, तो 18:1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें दैट इज अबाउट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि क्या किसी भी फैटी एसिड के नोमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड का पोजीशन भी मेंशन करते हैं क्या, एंड द आंसर इज यस। किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड का पोजीशन हम मेंशन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो डबल बॉन्ड का पोजीशन होता है वो डेल्टा से स्पेसिफाई किया जाता है। किस चीज से स्पेसिफाई किया जाता है, डेल्टा से स्पेसिफाई किया जाता है और इसके बाद नंबर लिखा जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 20 कार्बन फैटी एसिड्स, 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करें, 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे इस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 2 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड जो है वो C9 एंड C10 के बीच में है, दूसरा डबल बॉन्ड जो है C12 एंड C13 के बीच में है। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनका जो चेन लेंथ है कितने कार्बन का है 20, सो 20 हो गया एंड देन इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है। सो कोलोन से क्या सेपरेटेड होगा, 2, 20:2। 20 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन in the chain, that is chain length, and 2 represent number of double bond. Now the next point is position of double bond. So under bracket हम double bond का position mention करते हैं by delta। अब सवाल यह है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ है। 2 डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में है, दूसरा कार्बन नंबर 12 एंड 13 के बीच में है। सो यहाँ पे पोजीशन क्या मेंशन होगा, जो लोएस्ट कार्बन होता है उस पोजीशन को मेंशन करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द डेल्टा 9 एंड सेकेंड वन 12 एंड 13 में लोएस्ट कौन सा है, 12 एंड 13 में लोएस्ट है 12। सो सेकेंड वन इज द 12। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो इस तरह से किसी भी फैटी एसिड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मोस्ट कॉमनली अकरिंग फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, और वो इवन नंबर कितना होते हैं, 12 to 24 कार्बन होते हैं। अब सवाल ये है कि इवन नंबर कार्बन ही क्यों होते हैं, और ये इवन नंबर कार्बन होने के पीछे रीजन है मोड ऑफ सिंथेसिस। जो फैटी एसिड का मोड ऑफ सिंथेसिस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवन नंबर कार्बन एटम्स इन मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स। अब वो मोड ऑफ सिंथेसिस क्या है, जो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होती है वो होती है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू। मींस एसीटेट ग्रुप का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए
में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं इट इज 2 कार्बन यूनिट। सो एसिटाइल को एंजाइम ए का बार बार कंडेंसेशन होने से क्या होते हैं, फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। और क्योंकि एवरी टाइम 2 कार्बन ऐड होता है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इवन नंबर कार्बन एटम्स होंगे। एंड दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द एग्जांपल ऑफ मेनी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो टोटल 6 दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन इज द लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड का जो सिस्टमेटिक नेम है दैट इज एंडोडेकानोइक एसिड। इसमें कार्बन नंबर कितना होता है, 12 कार्बन होता है। सेकेंड वन इज द माइरिस्टिक एसिड। माइरिस्टिक एसिड का सिस्टमेटिक नेम क्या है, एन टेट्राडेकानोइक एसिड और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 14। थर्ड वन इज द पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड का सिस्टमेटिक नेम क्या है, एन हेक्साडेकानोइक एसिड। हेक्साडेका मीन्स 10 + 6 16, सो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 16। नेक्स्ट वन इज द स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का सिस्टमेटिक नेम क्या है, एन ऑक्टाडेकानोइक एसिड और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 18। नेक्स्ट वन इज द अराकिडिक एसिड। अराकिडिक एसिड का जो सिस्टमेटिक नेम है, एन आइकोसानोइक एसिड और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 20। नेक्स्ट वन इज द लिग्नोसेरिक एसिड। लिग्नोसेरिक एसिड का सिस्टमेटिक नेम क्या है, एन टेट्राकोसानोइक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन इज 24। सो लॉरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, अराकिडिक एसिड एंड लिग्नोसेरिक एसिड ऑल आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मींस इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ कमिंग टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यहाँ पे टोटल 4 है। फर्स्ट वन इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकेंड वन इज द बाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड थर्ड वन इज द ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड फोर्थ वन इज द टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो फर्स्ट फैटी एसिड क्या हुआ, पाल्मिटोलिक एसिड। पाल्मिटोलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10 और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 16। सेकेंड वन इज द ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का जो चेन लेंथ है 18 कार्बन का है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 है बिटवीन 9 एंड 10। थर्ड वन इज द लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड का जो चेन लेंथ है वो 18 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, एक 9 और 10 के बीच में है, दूसरा 12 एंड 13 के बीच में है। नेक्स्ट वन इज द अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अल्फा लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन का है, 3 डबल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है 9 10 12 13 15 16 के बीच में है। वहीं पे अराकिडोनिक एसिड की अगर बात करें तो अराकिडोनिक एसिड का जो चेन लेंथ है 20 है और इसमें 4 डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का पोजीशन 5 8 11 एंड 14 है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड as well as unsaturated fatty acid। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट यह है कि जितने भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 1। सो जितने भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड होगा हमेशा C9 एंड C10 के बीच में होगा, मीन्स वहां पे पोजीशन क्या होगा, डेल्टा 9। लेकिन जो भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वहां पे जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होगा वो C9 एंड C10 के बीच में होगा, सेकेंड डबल बॉन्ड जो होगा वो C12 एंड C13 के बीच में होगा, थर्ड डबल बॉन्ड जो होगा वो C15 एंड C16 के बीच में होगा। सो दीज आर द कॉमन पैटर्न ऑफ द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड में जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होता है वो नंबर 5 पे होता है, सेकेंड डबल बॉन्ड होता है 8 पे, थर्ड डबल बॉन्ड होता है 11 पे एंड फोर्थ डबल बॉन्ड होता है 14 पे। मींस फर्स्ट डबल बॉन्ड बिटवीन 5 6 कार्बन, सेकेंड डबल बॉन्ड बिटवीन 8 9 कार्बन, थर्ड डबल बॉन्ड बिटवीन 11 12 कार्बन एंड फोर्थ डबल बॉन्ड बिटवीन
14 and 15 कार्बन। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो जितने भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कंजुगेटेड नहीं होते हैं। और ये आपको याद रखना है कि जितने भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, और जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो वो कभी भी कंजुगेटेड नहीं होगा। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जो कि इसमें दिखाया गया है। जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो कभी भी फैटी एसिड्स में जो भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। तो फिर कैसे होंगे? वो डबल बॉन्ड मिथिलीन ग्रुप से सेपरेटेड होंगे। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होता है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। जितने भी नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उसमें डबल बॉन्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होंगे। अब सवाल यह है कि सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सो दिस इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे 3 बॉन्ड हुआ, लेकिन कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। सो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी अटैच होगा। अगर ये हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? सिस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर इस कार्बन, दोनों कार्बन पे जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उस पे अगर हाइड्रोजन जो अटैच है वो अपोजिट साइड में होगा तो उसको बोलते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सो सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक साइड में है तो उसको सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अपोजिट साइड में है तो उसको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सो जितने भी नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डबल बॉन्ड का वो सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ट्रांस फैटी एसिड्स भी कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस होते हैं बाय फर्मेंटेशन इन द ल्यूमेन ऑफ डेयरी एनिमल्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट्स। दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ फिश एंड वेजिटेबल ऑयल्स बिकॉज डाइट्स हाई इन ट्रांस फैटी एसिड्स कोरिलेट विथ इंक्रीज्ड ब्लड लेवल ऑफ एलडीएल। मींस अगर ट्रांस फैटी एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ब्लड में एलडीएल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का कंसंट्रेशन कम होगा, मींस गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ट्रांस फैटी एसिड अगर ज्यादा होगा तो ब्लड में एलडीएल ज्यादा होगा, एचडीएल कम होगा। एंड इट इज जनरली रिकमेंडेड दैट वन अवॉइड लार्ज अमाउंट्स ऑफ these fatty acids. Unfortunately, French fries, donuts, cookies tend to be high in trans fatty acids. Physical properties of fatty acids की अगर बात करें तो fatty acids की physical property में हम 2 property पढ़ते हैं। First one is the solubility and second one is the melting point. So fatty acids के 2 physical property पढ़ते हैं। First one is the solubility and second one is the melting point. Solubility and melting point ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैटी एसिड का जो हाइड्रोकार्बन चेन का लेंथ है उस पे डिपेंड करता है। मींस लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन पे फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है। और दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। सो सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला हाइड्रोकार्बन चेन के लेंथ पे और दूसरा हाइड्रोकार्बन चेन के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। सो जितने भी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होंगे दे अकाउंट्स फॉर पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन वाटर, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है दे आर नॉन पोलर। सो क्योंकि ये नॉन पोलर होता है और इसीलिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन वाटर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लॉरिक एसिड जो कि 12 कार्बन का है और ये फुल्ली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है 0.063 mg पर ग्राम होती है एंड इट इज मच लेस देन दैट ऑफ ग्लूकोज जो कि
1100 mg पर ग्राम सॉलिबिलिटी होती है। सो जितना ज्यादा लॉन्गर होगा ये फैटी एसाइल चेन, उतना कम सॉलिबिलिटी होगा फैटी एसिड का वाटर में। सो अगर ये अल्काइल चेन का लेंथ ज्यादा बड़ा होगा तो वाटर में सॉलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, मींस लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। वहीं पे अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे इफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी को, उससे पहले आते हैं फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द अल्काइल चेन। सो अल्काइल चेन जितना ज्यादा लंबा होगा सॉलिबिलिटी उतना कम होगा, लेकिन अल्काइल चेन के अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है। बट अल्काइल चेन के कंपैरिजन में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है स्लाइट सॉलिबिलिटी ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इन वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस इसके कंपैरिजन में इनका जो सिग्निफिकेंस होता है वो कम होता है। सो अगर इन कंक्लूजन बोले तो किसी भी फैटी एसिड्स की जो सॉलिबिलिटी होती है वो अल्काइल चेन पे डिपेंड करती है, मींस चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। सो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड। रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फ्रॉम 12 to 24 कार्बन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो वैक्सी कंसिस्टेंसी होती है। वहीं पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सेम चेन का क्या होता है, ऑयली लिक्विड होता है। सो अब ये डिफरेंस का रीजन क्या है, कार्बन नंबर सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन डिफरेंस है। सो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी वैक्सी कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी ऑयली कंसिस्टेंसी होती है, मींस वो ऑयली लिक्विड होते हैं। अब ये डिफर कहाँ करता है, ये डिफर करता है डिग्री ऑफ पैकिंग। सो जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, दिस इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो इनकी जो पैकिंग होती है वो काफी कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। लेकिन जब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इनकी पैकिंग कॉम्पैक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्यों कॉम्पैक्टली पैक नहीं होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होता है, ईच कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है दे आर एबल टू फ्री रोटेट, एंड फ्री रोटेशन अराउंड ईच कार्बन बॉन्ड गिव्स हाइड्रोकार्बन चेन ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर सपोज दैट सारे बॉन्ड फ्री रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और इनका जो कन्फर्मेशन होगा वो स्टेबल कन्फर्मेशन होगा और वो फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा। सो दिस इज द फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नेबरिंग एटम के बीच में क्या होते हैं, मिनिमाइज्ड होते हैं। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। ये क्या है, इट इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। वहीं पे अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होते हैं वो सिस कन्फर्मेशन में होते हैं। क्या होते हैं, सिस डबल बॉन्ड होते हैं। और ये जो सिस डबल बॉन्ड है ये क्या करता है, चेन में किंक जनरेट करता, क्या करता है, किंक प्रोड्यूस करता है। और इस किंक की वजह से ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। मीन्स इनको डिसऑर्डर करने के लिए लेस थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। क्यों,
क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और सिस कॉन्फ़िगरेशन में होने की वजह से वो किंक प्रोड्यूस करता है, चेन में किंक प्रोड्यूस करता है, और किंक प्रोड्यूस होने की वजह से वो टाइटली पैक्ड नहीं होता है। इसीलिए इसको डिसऑर्डर करने के लिए लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेस थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और लेस थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होगा एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इन वर्टिब्रेट्स फ्री फैटी एसिड्स जो कि अनस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स हैं विथ ए फ्री कार्बोक्सिलेट ग्रुप सर्कुलेट इन ब्लड बॉन्ड नॉन कोवैलेंटली विथ प्रोटीन कैरियर, और वो प्रोटीन कैरियर क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन। सो वर्टिब्रेट्स में जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं स्टिल, क्योंकि वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है। तो कैसे सर्कुलेट होगा? किसी कैरियर प्रोटीन के साथ नॉन कोवैलेंटली बॉन्ड होके, और वो कैरियर प्रोटीन क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन। सो वर्टिब्रेट्स में ब्लड में सीरम एल्ब्यूमिन होता है जो कि फ्री फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट कराता है बाय बाइंडिंग नॉन कोवैलेंटली। Fatty acids are present in blood plasma mostly as carboxylic acid derivative such as esters or amides. Lacking the charged carboxylate group, these fatty acid derivatives are generally even less soluble in water than are free fatty acids. Next one is the triacyl glycerol. सो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को 3 और नाम से जानते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज द ट्राइग्लिसराइड, सेकंड वन इज द फैट्स, एंड थर्ड वन इज द न्यूट्रल फैट्स। सो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को 3 और नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स एंड न्यूट्रल फैट्स, and it is the simplest lipid constructed from fatty acids are the triacyl glycerol. ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 2 चीजों से बनता है। एक तो ग्लिसरॉल, इसमें एक ग्लिसरॉल होता है, और दूसरा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होता है और तीनों पे OH ग्रुप अरेंज होते हैं, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। अब यहाँ पे देखें तो एक भी कार्बन कायरल नहीं है। CH2 कार्बन नहीं है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच है। इसकी अगर बात करें तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, 1 हाइड्रोजन, 1 OH और 2 CH2OH अटैच है। इस कार्बन की बात करें तो ये भी कायरल नहीं है। अब इस ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स का कंडेंसेशन होगा। सो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंडेंसेशन होगा और वो इस तरह का ईस्टर बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगे। सो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में ये जो 3 फैटी एसिड्स कंडेंस हुए हैं ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर ये सारे के सारे सेम होंगे तो उसको बोलते हैं सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, लेकिन अगर ये सारे डिफरेंट होंगे तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। सो अगर ये सारे के सारे सेम होंगे, अगर R1, R2, R3 सारे के सारे पार्मिटिक एसिड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सारे के सारे स्टीरिक एसिड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइस्टेरिन। सारे के सारे पार्मिटिक एसिड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइपाल्मिटिन। सारे के सारे ओलिक एसिड होंगे तो ट्राइओलिन बोलेंगे। लेकिन अगर ये सारे के सारे फैटी एसिड्स डिफरेंट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा तरह के फैटी एसिड्स होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। पोलर हाइड्रोक्सिल ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में पोलर ग्रुप क्या है? ये OH, और फैटी एसिड्स में पोलर ग्रुप क्या है? फैटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये दोनों के दोनों क्या किस बॉन्ड से अटैच हो गए? ईस्टर बॉन्ड से कनेक्ट हो गए। ईस्टर लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया ये दोनों के दोनों पोलर ग्रुप। इट मीन्स कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का नेचर बोले तो ये नॉन पोलर होगा, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा और इनसॉल्युबल होगा। हाइड्रोफोबिक होगा तो ऑब्वियसली ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे।
स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो लिपिड्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो वाटर से कम होता है, और क्योंकि लिपिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होता है इसीलिए मिक्सचर ऑफ ऑयल्स एंड वाटर की अगर बात करें तो उसमें दो फेज होते हैं। ऑयल्स विथ लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोट्स ऑन द aqueous phase, and this is the structure of mixed triacylglycerol, 1 palmitoyl, 2 linoleryl and 3 stearoglycerol. So एक क्या है, एक है पाल्मिटिक एसिड, एक है पाल्मिटिक एसिड, सेकंड नंबर पे लिनोलिक एसिड एंड थर्ड नंबर पे स्टेरिक एसिड स्टेरिफाइड है। Triacylglycerol provides energy as well as insulation. मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्स हैं वो सेपरेट माइक्रोस्कोपिक फेज बनाता है, oily droplets in the aqueous cytosol serving as depots of metabolic fuel. वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें, वर्टिब्रेट्स में जो ये ट्राइसाइलग्लिसरॉल है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट इज एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स में ट्राइसाइलग्लिसरॉल का स्टोरेज होता है। ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स सीड्स में भी स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ऑफ मेनी प्लांट्स प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड बायोसिंथेटिक प्रिकॉर्सर्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस टाइम फोटोसिंथेटिक पार्ट्स डेवलप नहीं होते हैं। सो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स जब तक डेवलप नहीं होता है तब तक उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स, जो कि सीड में स्टोर होता है। So this is the structure of seed and this is the structure of adipocytes, जो कि फैट ड्रॉपलेट्स, सीड में दिस इज द फैट ड्रॉपलेट्स और एडिपोसाइट्स में सीड ड्रॉपलेट्स की अगर बात करें तो दीज आर एडिपोसाइट्स जो कि सीड ड्रॉपलेट्स जो कि फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं। एडिपोसाइट्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स कंटेन लाइपेजेस। सो जर्मिनेटिंग सीड्स एंड एडिपोसाइट्स में जो फैट स्टोर होता है वो किस तरह से हाइड्रोलाइज होता है, सो दोनों में लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। लाइपेज क्या करेगा, ट्राइसाइलग्लिसरॉल को हाइड्रोलाइज करेगा और फैटी एसिड्स को रिलीज करता है, और वो फैटी एसिड्स एक्सपोर्ट होते हैं वहां पे जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है एज ए फ्यूल। There are two significant advantages of using triacylglycerols as stored fuel rather than polysaccharides such as glycogen and starch. Means glycogen and starch की जगह पे triacylglycerols अगर stored fuel की तरह यूज होता है तो उसके दो एडवांटेजेस है। दो एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दो एडवांटेजेस क्या है, पहला एडवांटेज है क्योंकि फैटी एसिड्स में जो ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं इनके कार्बन हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में है। You can see all hydrocarbons are highly reduced than the sugar, क्योंकि कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे शुगर में जो कार्बन है उस पे H और OH दोनों अटैच है। मीन्स ये ज्यादा रिड्यूस्ड है एज कंपेयर टू दीज कार्बन्स, और जो ज्यादा रिड्यूस्ड है उसके ऑक्सीडेशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स अगर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो इन दोनों के कंपैरिजन अगर करेंगे एनर्जी रिलीज का तो इनसे जो एनर्जी रिलीज होगा वो ट्वाइस होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये है कि ट्राइएसाइलग्लिसरॉल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। मीन्स ये अनहाइड्रेटेड होता है। यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक है, सब कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, किसी भी कार्बन पे OH अटैच नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसमें OH है और ये OH वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो ये क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा। सो अगर कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी के स्टोरेज के फॉर्म में यूज होता है तो उसके साथ एक्स्ट्रा वाटर का वेट होगा जो कि हाइड्रेशन के फॉर्म में होगा, और क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वेट कैरी करना पड़ेगा इट इज ऑल्सो डिसएडवांटेजेस। सो ट्राइसाइलग्लिसरॉल को एज ए स्टोर्ड फ्यूल यूज करने में बेनिफिट है क्योंकि जब ये स्टोर होगा तो इनके साथ एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन को कैरी नहीं करना पड़ेगा। Humans have fat tissue composed primarily of adipocytes under skin, abdominal cavity and mammary gland. Moderately obese people
15 to 20 kg of triacylglycerol deposit in their adipocytes could meet their energy needs for month by drawing on the fat stores. In contrast, human body can store less than a day's energy supply in the form of glycogen. Carbohydrates, glucose and glycogen की बात करें do offer certain advantages as a quick source of metabolic energy. One of which is their readily solubility in water. कुछ एनिमल्स में जो ट्राइसाइक्लिसरॉल स्टोर होते हैं अंडर स्किन सिर्फ एनर्जी की तरह काम नहीं करते हैं लेकिन इंसुलेशन की तरह भी काम करते हैं अगेंस्ट लो टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल सील्स, वॉलरसेस, पेंगुइन्स एंड अदर वार्म ब्लडेड पोलर एनिमल्स आर एम्पली पैडेड विथ ट्राइसाइक्लिसरॉल. हाइबरनेटिंग एनिमल्स की अगर बात करें, बेस्ट एग्जांपल इज बियर. इसमें ह्यूज फैट रिजर्व एक्यूमुलेटेड बिफोर हाइबरनेशन सर्व एज ड्यूअल पर्पसेस ऑफ इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज. लो डेंसिटी ऑफ ट्राइसाइक्लिसरॉल इज द बेसिस फॉर another remarkable function of these compounds. In sperm whales, store of triacylglycerol and waxes allow the animals to match the buoyancy. क्योंकि कम डेंसिटी होती है तो उसकी वजह से buoyancy में इनका हेल्प होता है of the bodies to that of their surrounding during deep dives in cold water. बहुत सारे फूड होते हैं जिसमें ट्राइसाइक्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं. यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज द ऑलिव ऑयल, सेकेंड वन इज द वाटर सॉफ्ट सॉलिड एंड थर्ड वन इज द बी फैट. दिस कलर रिप्रेजेंट्स C16 C18 saturated and this color represents C16 C18 unsaturated and this color represents C4 C14 saturated. सो सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किस में है? ऑलिव ऑयल में. और जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ज्यादा वो लिक्विड फॉर्म में होगा क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि जो अनसैचुरेशन होते हैं उसमें किंक जनरेट करता है और वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो कंपैक्टली पैक्ड नहीं होते, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं और डिसऑर्डर्ड स्टेट में होंगे तो उनको कम एनर्जी चाहिए, कम थर्मल एनर्जी चाहिए टू मेल्ट देम. सो ऑलिव ऑयल इज लिक्विड क्योंकि जितना ज्यादा अनसैचुरेशन है. सो जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा वो उतना ही लिक्विड होगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई बटर आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड क्योंकि बटर में सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंपैरिजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑयल्स. Next one is when lipid rich foods are exposed to the oxygen in air, they may spoil and become rancid. So lipid rich food को अगर ऑक्सीजन में ज्यादा एक्सपोज करते हैं तो वो स्पॉइल हो जाते हैं और वो rancid हो जाते हैं. Unpleasant taste and smell associated with rancidity results from the oxidative damage of double bonds in unsaturated fatty acids, which produces aldehyde and carboxylic acids of shorter chain length and therefore higher volatility. और higher volatility की वजह से ही उसकी स्मेल भी आती है. नेक्स्ट इज द वैक्सेस. नेक्स्ट जो स्टोरेज लिपिड है वैक्सेस की अगर बात करें तो मेनली हम यहाँ पे बायोलॉजिकल वैक्सेस की बात करते हैं. सो बायोलॉजिकल वैक्सेस की बात करें तो दे आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल. सो वैक्सेस में 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो फैटी एसिड होगा और दूसरा अल्कोहल होगा. फैटी एसिड जो होगा वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है. कार्बन नंबर C14 से C36 तक होगा. सो जो फैटी एसिड होगा वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है. वहीं पे अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो होगा C16 से C30 चेन का अल्कोहल प्रेजेंट होगा. Melting point 60 to 100 degree Celsius are generally higher than those of triacylglycerols. So triacylglycerol के कंपैरिजन में वैक्सेस का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है. प्लैंकटन की अगर बात करें तो फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एट द बॉटम ऑफ फूड चेन ऑफ मैरीन एनिमल्स. वैक्सेस आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल. प्लैंकटन में वैक्सेस जो होते हैं वो चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल होते हैं. वैक्सेस आर आल्सो सर्व एज डाइवर्सिटी ऑफ अदर फंक्शंस रिलेटेड टू देयर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज एंड देयर फर्म कंसिस्टेंसी.
बहुत सारे कुछ स्किन ग्लैंड्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, वो वैक्स सिक्रीट करते हैं और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ हेयर एंड स्किन एंड कीप इट लिएबल, लुब्रिकेट एंड वाटरप्रूफ। सो वर्टिब्रेट्स में जो स्किन ग्लैंड होते हैं वो वैक्स सिक्रीट करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेयर एंड स्किन। बर्ड्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली वाटरफॉल, ये वैक्स सिक्रीट करता है फ्रॉम द प्रीन ग्लैंड। प्रीन ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, वैक्स सिक्रीट होता है टू कीप देयर फेदर्स वाटर रिपेलेंट। Shiny leaves of holly, rhododendron, poison ivy and many tropical plants are coated with thick layer of waxes जो कि prevent करता है excessive evaporation of water and protects against parasite. Biological waxes find a variety of application in pharmaceutical, cosmetic and other industries. For example, lanolin from lambswool, V-wax, Carnauba wax from Brazilian palm tree and wax extracted from spermaceti oil from whales are widely used in the manufacture of lotion, ointment and polishes. So these are the honeycomb constructed by V-wax, is a foam at 25 degrees Celsius and completely impervious to water. Wax originate from the old English wix, जिसका मतलब होता है material of the honeycomb, और ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए। So this is all about storage lipid, and in my next lecture I'll discuss about structural lipids in the membrane. So stay tuned for this lecture and please do not forget to subscribe our amazing channel, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section.